तो आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया इसके पहले के वीडियो में। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ये बहुत ही स्पेशल क्लास है आप सभी लोगों के लिए। ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि f(x = cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फलन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें f(x = आपको दिया गया है cos x²। देखिए, इस फलन को सतत सिद्ध करने के लिए आप लोगों को फलनों का संयोजन आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को सतत फलनों के गुणधर्म बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर दो फलन, एक f(x) हो और एक g(x) हो, ये दोनों फलन यदि सतत हो जाएं तो इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्या होता है? सतत फलन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फलनों का जो संयोजन होता है वो भी आपका सतत फलन होता है। तो यहाँ पर फलनों के संयोजन से हम यहाँ पर इस फलन को जो है सतत प्रूव करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अगर फलनों का संयोजन आपको नहीं आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप फलनों का संयोजन सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमको दो स्टैंडर्ड फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक फलन जो है आपका है वो g(x) है। माना एक फलन g(x) है जिसका मान आपका कितना है भाई, cos x है। और एक फलन हम मान लेंगे कि आपका h(x) है जिसका मान कितना है भाई, x² है। तो यहाँ से जो आपका f(x) हो जाएगा वो आपका हो जाएगा g ऑफ आपका कितना हो जाएगा, h(x) हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप g(x) फलन में, ठीक है, जो g(x) फलन दिया गया है उसमें x के स्थान पर h(x) का मान रखोगे तो आपको इस फंक्शन f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसका क्या मीन्स है, ये लिखा है g, ठीक है, और उसके बाद h(x) लिखा हुआ है। मतलब जहाँ पर g(x) का मान जो दिया गया है, क्या दिया गया भाई, cos x दिया गया है। और जो x है, इस x के स्थान पर आप इस h(x) का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, x²। मतलब cos x²। जो ये cos x² है यही तो f(x) के बराबर है, इसलिए जो f(x) होगा वो g ऑफ h(x) के बराबर होगा। पहले इतनी बात आप समझिए। अगर इतनी बात समझ गए तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये फलनों का संयोजन है, इन दोनों फलनों का संयोजन है। यदि हम इस फलन और इस फलन को भाई कंटिन्यूअस प्रूव कर दें तो पक्का है। हमने आप लोगों को सतत फलनों के गुणधर्म में बताया है कि अगर g(x) और h(x) आपके दो फलन सतत फलन हैं तो इनका जो संयोजन होगा, यानी फलनों का जो संयोजन होगा वो भी आपका सतत फलन होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे g(x) = cos x के लिए। वैसे तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं जिनको हम बहुपदी फलन बोलते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर सतत सिद्ध करके दिखा दीजिए और चाहे तो आप एक लाइन लिख दीजिए। हम यहाँ पर आपको सतत सिद्ध करके दिखा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम g(x) = मानेंगे cos x, x = a के लिए, जहाँ a क्या है, एक वास्तविक संख्या है जो आपके g(a) की वैल्यू हो जाएगी, यानी x बराबर a के लिए जो फलन की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी cos a। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट कितना हो जाएगा भाई, x टेंड टू a माइनस a से हल्की कम वैल्यू के लिए फलन आपका cos x ही होगा। जब x के स्थान पर a पुट करोगे तो ये cos a हो जाएगा। और जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये लिमिट हो जाएगा x टेंड टू बाई a प्लस a से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी फलन आपका cos x ही होगा, ठीक है। तो x के स्थान पर जैसे a पुट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, cos a हो जाएगा। अब आपको जो अगला फलन है वो आपका h(x) है, तथा यहाँ करके लिखोगे h(x) बराबर आपको दिया गया है कितना भाई, x² दिया गया। कितना दिया गया है, x² दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, आपको x बराबर a पर क्या करना है, इसको सतत प्रूव करना है। तो चाहे तो आप ऐसे ही बोल दीजिए चूंकि ये एक आपका बहुपदी फलन है, और चाहे तो सतत सिद्ध कीजिए, आएगा सतत ही। यहाँ पर लिख दीजिए भाई एक लाइन में, चूंकि x² एक क्या है भाई, बहुपदी फलन है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी क्या है भाई, फलन है। और प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है, सतत होता है। मैंने आप लोगों को सतत फलनों के गुणधर्म बताया, इसलिए आपका जो x² होगा एक क्या होगा भाई, सतत फलन होगा। वास्तविक संख्या के लिए सतत फलन होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर लास्ट में लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि जो g(x) है
और वह जो एच एक्स है वो क्या है भाई, दोनों जो है सतत फलन है, दोनों सतत फलन है। इसलिए जो आपका इनके फलनों का संयोजन होगा, यानी जो एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स होगा, वो भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा वास्तविक संख्या के लिए। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना था भाई, दर्शाना था। तो ये मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर दो फलन अलग अलग मान लेने हैं, इनके फलनों का संयोजन निकाल लीजिए आप। देखिए यहाँ पर हमने जी ऑफ एच एक्स निकाला है तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब हमने क्या किया, जी एक्स और एच एक्स को जो है कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया है, और जब दो फलन सतत होते हैं तो उनके फलनों का जो संयोजन होता है वो भी आपका एक सतत फलन होता है। तो ये फलन सतत हो गया, ये फलन सतत हो गया, इसका मतलब जो है जी ऑफ एच एक्स यानी जी ऑफ एच एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है और एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसलिए जो कॉस एक्स स्क्वायर वो क्या होगा, आपका एक सतत फलन होगा। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में भी कुछ ऐसा ही है। तीन क्वेश्चन आपके एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स क्या है भाई, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको मान लेना है दो फलन माना। पहला फलन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन दिखाई पड़ेगा जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मॉड एक्स। ठीक है, यदि आपको फलनों का संयोजन आता है तो आप यहाँ पर तुरंत मान लोगे, इसीलिए मैंने कहा है कि जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख जरूर लीजिए। और दूसरा फलन आप एच एक्स मान लीजिए, एच एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ से जो फलन एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एच एक्स आप निकाल के देख लीजिए, यही आएगा। मतलब जो जी एक्स का मान है मॉड एक्स, उस एक्स के स्थान पर आपको एच एक्स का मान रख देना है, आप रख दोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, जो कि फलन एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यदि हम जी एक्स और एच एक्स को क्या सिद्ध कर दें, सतत सिद्ध कर दें, तो इनका जो फलनों का जो संयोजन होगा वो भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए। मॉड एक्स की परिभाषा आप सभी को आती है, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। मैंने आपको बताया था यदि एक्स की वैल्यू लेस होती है 0 से, और मॉड एक्स की वैल्यू प्लस होती है यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम जी एक्स की बात करें तो x बराबर 0 के लिए फलन आपका कितना है भाई, x है। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो जी 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको हो जाएगा लिमिट कितना हो जाएगा भाई, x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए फलन आपका कितना है भाई, माइनस एक्स है। जब यहाँ पर x के स्थान पर 0 पुट करोगे तो माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू भाई 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए फलन आपका x है, और जैसे x के स्थान पर 0 पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू यानी g0 जो है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि gx क्या है भाई, gx आपका भाई कंटिन्यूअस है। क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो मैंने पहले फलन को यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, कंटिन्यूअस भाई प्रूव कर दिया। अब आगे बात करते हैं, अगला हमारा कौन सा फलन है। अगला फलन हमने एच एक्स माना है, यहाँ पर लिखेंगे तथा एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के लिए एक वास्तविक संख्या हम ले लेंगे। वही पुराना नियम है जो मैंने आपको बताया है। देखिए अब लगातार अगर क्लास कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यदि बीच में आप क्लास करोगे तो कम समझ में आएगा। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए के लिए, ठीक है, ए के लिए या एक्स इक्वल टू ए पर आप लिख सकते हो। ये अब देखिए आपको एच एक्स बराबर दिया गया है कॉस ए। पहले एक्स बराबर ए पर फलन की वैल्यू निकाल लेंगे तो एच ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस ए से हल्की कम वैल्यू के लिए भी यही फलन है, ए से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फलन है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर जैसे ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखोगे ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस
ए प्लस, ए से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फलन है कॉस एक्स। और जैसे आप एक्स के स्थान पर ए पुट करोगे वैसे ये आपका हो जाएगा कॉस ए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एच ए की वैल्यू आई है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू सेम है। इस वजह से ये फलन क्या है आपका एक कंटिन्यूअस फलन है। हम कह सकते हैं कि एच एक्स जो है वो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एच एक्स और जी एक्स। जब दो फलन सतत होते हैं तो उनके फलनों का संयोजन भी क्या होता है, सतत फलन होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि जो जी एक्स और एच एक्स फलन है वो क्या है, सतत है, इसलिए जो एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। और जी ऑफ एच एक्स किसके बराबर है भाई, मॉड कॉस एक्स के बराबर है। यहाँ पर लिख दीजिए बराबर लगा के, मॉड कॉस एक्स भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सतत फलन होगा। और यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना था भाई, दर्शाना था। तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हो भाई, प्रूफ्ड। बताइए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमें। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इस वजह से बार बार पसीना पोंछना पड़ता है, लेकिन आप क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, ठीक है। हमारे ऊपर फोकस मत कीजिए, आप क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, दो फलन मानने हैं, उनको आपको कंटिन्यूअस प्रूव कर देना है और उनके फलनों का जो संयोजन होगा, यानी उन फलनों का जो संयोजन होगा वो भी आपका एक सतत फलन हो जाएगा। ये आपका नियम होता है। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 32 को भी समझ लिया होगा। यदि आपने पहली क्लास को अच्छी तरीके से किया था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। यदि आपने पहली क्लास को नहीं किया है और आप लोगों ने सतत फलनों के गुणधर्म नहीं जाने हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगाने में क्वेश्चन दिक्कत होगी भाई, थोड़ा सा हो सकता है समझ में भी कम आए। इसलिए आप पहली क्लास को अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिए, क्रम से क्लास से कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को हम भाई देखते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बोला जा रहा है भाई कि जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है। इसको आप एफ एक्स के बराबर मान लीजिए। आपको ये जांचना है कि क्या साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है। इसके लिए आप दो फलन मानोगे, बिल्कुल वही पुरानी बात। पहले मानोगे, माना कि जो जी एक्स है वो आपका साइन एक्स के बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए दो स्टैंडर्ड फंक्शन है। और दूसरा मान लीजिए एच एक्स, वो आप यहाँ पर मान लीजिए मॉड एक्स है, ठीक है। तब यहाँ पर जो एफ एक्स हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। यानी जो जी एक्स फलन है उसके एक्स के स्थान पर एच एक्स का मान रख देंगे मॉड एक्स, तो ये आपका यही फलन हो जाएगा, यानी एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी बात। अब आपको क्या करना है, अगर हम जी एक्स और एच एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव कर दें, ये दिखा दें कि जी एक्स फलन और एच एक्स फलन कंटिन्यूअस फलन है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके जो संयोजन होगा, उन फलनों का जो संयोजन होगा वो भी आपका एक कंटिन्यूअस फलन होगा। वेरी सिंपल। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए, है ना, एक वास्तविक संख्या के लिए साइन एक्स को पहले आप कंटिन्यूअस प्रूव कीजिए। उसके बाद आप एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को जो है कंटिन्यूअस प्रूव कीजिए। वो तो मैंने अभी आपको प्रूव करना बताया ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस एक्स इक्वल टू के पर ले लीजिए, जहाँ के एक वास्तविक संख्या, या ए ले लीजिए। तो आपके जो जी एक्स की वैल्यू है वो आपके साइन एक्स है, तो एक्स बराबर के पर जो इस फलन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, साइन के हो जाएगी। एक्स के स्थान पर के पुट करोगे। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड टू के माइनस, यानी के से हल्की कम वैल्यू के लिए जो फलन होगा वो आपका साइन एक्स ही होगा। और एक्स के स्थान पर जब लिमिट के पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन के। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे भैया तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन है, के प्लस के लिए भी आपका यही फंक्शन साइन एक्स होगा। और एक्स के स्थान पर जैसे के पुट करोगे तो ये आपका साइन के हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि के बराबर एक्स बराबर के पर जो फलन की वैल्यू यानी जी के की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या है, बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वो वास्तविक संख्या के लिए क्या है भाई, कंटिन्यूअस है भाई, कंटिन्यूअस हो गया आपका, यानी जी एक्स फलन आपका कंटिन्यूअस हो गया, सतत हो गया। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, एच एक्स बराबर आपको दिया गया है मॉड एक्स। मॉड एक्स की परिभाषा क्या होती है, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी, आपको पता है। यदि एक्स की वैल्यू लेस होगी 0 से, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस होगी यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये मैंने आपको कई बार बताया है, प्रूफ भी आप लोग कर लोगे। यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर आप जब निकालोगे तो जो एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स जब बराबर 0 की है तो एच एक्स यानी फलन की वैल्यू आपकी एक्स है,
तो यहाँ से आप h0 की वैल्यू प्राप्त करोगे, नहीं x का स्थान पर 0 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0। इसी प्रकार जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से कम वैल्यू के लिए आपका फलन कितना है माइनस x। x के स्थान पर 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और 0 से प्लस का मतलब 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए फलन x है, x के स्थान पर 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू नहीं h0 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों आपस में बराबर हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो आपका क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। क्या है भाई, फलन कंटिन्यूअस है। और जब gx और hx आपके दो फलन कंटिन्यूअस हैं तो उन फलनों का जो संयोजन है g ऑफ hx जो होगा वो भी आपका एक सतत फलन होगा। लिख सकते हो कि अतः g ऑफ hx जो कि fx के बराबर है, और fx किसके बराबर है भाई, साइन मॉड x के बराबर है, भी एक क्या होगा, सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। तो ये चीज जांच करनी थी, तो ये सतत फलन भाई है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है यदि आप मेरी सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 34। वो तो मात्र आपका 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 को भी इसी वक्त समझा देते हैं और आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको टेंशन नहीं लेना है, इन क्वेश्चनों को लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। कोई टीचर आपको किसी अन्य मेथड से बता रहा है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। बस अब आपको सरल मेथड ये जानना है कि सबसे सरल जो है तरीका कौन सा है। जैसे यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34, जैसे नियम आएंगे आपको तो सबसे सरल यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में बताया जा रहा है कि fx इक्वल टू एक फलन दिया गया है। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 ये दिया गया है आपको। यहाँ पर आप मॉड लगा लीजिए। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए वही पुराना काम, अगर हम मान लें कि जो gx है वो मॉड x के बराबर है और hx को हम मान लें कि ये मॉड x प्लस 1 के बराबर है। मॉड x प्लस 1 आपको पता है, क्या पता है कि जो किसी भी फंक्शन का जो मॉड होता है, मापांक होता है, वह आपका एक सतत फलन होता है। ये सतत फलनों के गुणधर्म में आता है, नहीं बताया होगा तो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि gx का मापांक यानी मॉड x एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत फलन है तथा hx इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ठीक है, भी एक सतत फलन है। क्यों सतत फलन है? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी फलन का मापांक जो होता है वह आपका एक कंटिन्यूअस फलन होता है वास्तविक संख्याओं में। तो जब यहाँ पर जब आपका gx और hx कंटिन्यूअस फलन हो गया तो आप एक लाइन आखिरी में लिखोगे, इसलिए gx और hx का जो अंतर होगा, आपको मैंने बताया था कि दो फलन fx और gx मान लीजिए सतत फलन है तो उनका अंतर भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। जोड़ भी आपका सतत फलन होगा, भागफल भी सतत फलन होगा, गुणनफल भी सतत फलन होगा। तो यहाँ पर gx और hx अगर दो कंटिन्यूअस फलन है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए तो आप कहोगे कि जो gx माइनस hx होगा वो भी क्या होगा, भी एक सतत फलन होगा। बस इतना लिखना है, सतत फलन होगा। बताइए, कुछ भी क्वेश्चन में कठिन नहीं है, बस अब आपको ये नियम आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सतत फलनों का गुणधर्म में नियम आना चाहिए कि किसी भी फलन का जो मापांक होता है वह एक सतत फलन होता है वास्तविक संख्याओं में। तो ये भी आपका अभी आपने प्रूव भी किया है मॉड x को कि कैसे एक सतत फलन है। चाहे आप दिखा के यहाँ पर बता सकते हो कि मॉड x कैसे आपका सतत फलन है, इसको भी आप दिखा सकते हो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। दोनों को आप क्या कर दीजिए भाई, सतत प्रूव कर दीजिए। इसके बाद बता देना कि जो gx है और hx है, चूँकि दो फलन आपके सतत है इसलिए इनका अंतर भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या तो आप 2 लाइन में लिख लो, फालतू बार बार वही आप कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाओगे तो काफ़ी सवाल लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पूरे नंबर आपको इसमें भी मिलेंगे और वो दिखाओगे कि ये फलन कंटिन्यूअस, ये फलन कंटिन्यूअस, इसलिए इनका अंतर भी कंटिन्यूअस होगा, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नियम भी आप याद रखिए, आपके काम ही आएंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को प्रश्नावली 5.1 अच्छी तरीके से आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आप लोगों को अवकलनीयता के साथ, यानी अवकलनीयता के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।